हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो अभी हम नया टॉपिक जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लुसेंट जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लुसेंट बुक, और पर डे आपका एक नया टॉपिक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले हमने जो वीडियो जो डिस्कस किया है, हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल में जो पहला हमारा टाइम पीरियड चलेगा वो हमारा हो जाएगा, जो पहली सभ्यता है पढ़ने के लिए मिलती है वो आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता जो जन्मी है या पनपी है, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो सभ्यता रही है वो हड़प्पा से मिली हुई है, जिस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन के जो है, रेडियो कार्बन जो है C14, जो C14 जो नवीनतम विश्लेषण पद्धति जो है, कार्बन डेटिंग जो है C14 के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता चली है, सिंधु सभ्यता को जो टाइम पीरियड रहा है वो 2400 BC से लेकर 1750 BC तक रही है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का कि 2400 BC से लेकर 1750 BC का। कार्बन डेटिंग जो होती है उसकी पद्धति के आधार पर इसको इसके यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें C14 जो यानी कि जो ये क्या C14 क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी कम होगी वो उतनी प्राचीन होगी। ठीक है, इस पद्धति के आधार पर इसको मापा जाता है। तो C14 से माप लिया जाता है कि कितना इसमें है, तो C14 की मात्रा जितनी कम होगी, कार्बोनेटेड की मात्रा जितनी कम होगी, उससे आधार पर लगाया जाता है कि ये जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है सकती है। ठीक है, तो इसी आधार पर जो सिंधु सभ्यता जो है इसकी जो तिथि जो है वो 2400 BC से लेकर 1750 BC मानी गई है। ये जो थी यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के साथ साथ यहाँ पर जो था, ये सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है, जो फैलाव जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा अभी दिखाएंगे इसको, अभी हम बनाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। त्रिभुजाकार संस्कृति इसको माना जाता है, सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में भी इसको रखा जाता है, कांस्य युग में भी इसको रखा जाता है। तांबे के बाद कांस्य का प्रयोग किया गया था। पहले ताम्रपाषाण काल हमने पढ़ा था, है ना। पहले इससे पहले वीडियो में हमने ताम्रपाषाण काल पढ़ा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल तक आए थे हम। ठीक है, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में है। उसके बाद कांसे का प्रयोग यहाँ पे शुरू होता है, तो इस कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल के साथ साथ। ठीक है, तो इसके जो निवासी जो थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय निवासी थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय इसके निवासी थे। ठीक है, जो निवासी जो थे सिंधु सभ्यता के वो कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय जो निवासी यहाँ पर हुआ करते थे, सिंधु सभ्यता के निवासियों को कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, जिसकी खोज जो की गई थी, इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में की थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता है, जिसका जो सर्वमान्य तिथि जो है वो कार्बन 14 के माध्यम से अगर बात करें के अंतर्गत जो मानी जाती है, के अनुसार जो है कार्बन 14 के अनुसार 2400 BC से 1750 के BC के बीच मानी जाती है। यह सभ्यता या इस सभ्यता के लोग जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय निवासी थे। यह सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में जानी जाती है। लेकिन इसकी जो विधिवत जो घोषणा की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, लेकिन इसकी विधिवत जो घोषणा की गई थी, घोषणा की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी विधिवत घोषणा की गई कि इस प्रकार की कोई संस्कृति तत्कालीन समय में हुआ करती थी। 1924 में इसकी घोषणा की थी। वैसे तो मैंने आपको सिंधु सभ्यता का वीडियो पहले दिया हुआ है, लेकिन उस चीज में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे उसमें कि प्रॉपर वॉइस क्लियर नहीं आई थी, तो इसलिए आप इसको बता रहा हूँ उसके दोबारा से। ठीक है, तो घोषणा जो की थी सर जॉन मार्शल के द्वारा से घोषणा की गई थी 1924 में कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की संस्कृति हुआ करती थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम दिया गया।
जो सर जॉन मार्शल कौन थे, वो तत्कालीन जो थे भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक थे, महानिदेशक थे, ठीक है, निदेशक महानिदेशक जो है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 में इस यानी कि सभ्यता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की होने की पुष्टि की थी या घोषणा, विधिवत घोषणा की थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता का जो फैलाव को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि उत्तर में जो है इसका फैलाव जो है उत्तर से लेकर पूर्व पश्चिम दक्षिण किस प्रकार से फैला हुआ है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उत्तर में सबसे पहले आता है मांदा जिला, मांदा जिला, उत्तर में मांदा जिला, मांदा जिला आपका पड़ता है। मांदा जिला जो है यानी कि जो अखनूर जो है, अखनूर के निकट जो है मांदा जिला पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ऊपर है तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर के पास है और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अब देखो हो सकता है प्राकृतिक पूछ लो, प्राकृतिक पूछ के से मांदा नदी के दे दे आपको चिनाब नदी, तो आप कंफ्यूज है ना कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो चिनाब यानी कि जम्मू कश्मीर जो है, जो उत्तर में जो सिंधु सभ्यता थी तो उत्तर में मांदा जिला से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक फैली हुई थी। कहाँ तक फैली हुई थी? दाइमाबाद तक फैली हुई थी। ये पड़ता आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में जो है नदी की जो सबसे प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के तट पर नहीं फैला हुआ, दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर फैला, ठीक है। से लेकर पूर्व में जो है वो आपका आलमगीर, ठीक है, आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर ये आपको पड़ता है यूपी में। आलमगीर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, मेरठ यूपी में पड़ता है। कि हिंडन नदी यहाँ पर है, हिंडन नदी तक, हिंडन नदी तक फैली हुई है। और पूर्व में आलमगीर से लेकर आमगीर हो गया, तो आलमगीर ल भूल गया, ल खा गया आज। आलमगीर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के पास आलमगीर से लेकर सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर आपका पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ती है आपकी दाश्क नदी। कौन सी पड़ती है? दाश्क नदी, दाश्क नदी तक फैला हुआ है दाश्क नदी। और ये पड़ता आपका सुतका गेंडोर पड़ता आपका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रेजेंट टाइम पर क्या है? बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान जिला जो है वो है कहां पर? पाकिस्तान में। तो ये जो फैलाव जो था, ये फैलाव माना जाता है आपका सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी कि उत्तर में हड़प्पा सभ्यता जो है वो उत्तर में मांदा जिला यानी कि जम्मू कश्मीर के मांदा जिला, जम्मू कश्मीर में मांदा जिला के निकट यानी कि चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। जबकि पूर्व में आलमगीर यानी कि उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैला हुआ है। इसी तरह को याद रखिएगा, सारी चीजें आपको इसमें आ जाएगी, ठीक है। उत्तर में कौन सी नदी की तट पर स्थित है मांदा जिला? चिनाब नदी, अखनूर के निकट चिनाब नदी। दक्षिण में दाइमाबाद गोदावरी नदी, ठीक है। पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी, पश्चिम में सुतका गेंडोर या दाश्क नदी है कि दाश्क नदी या बलूचिस्तान में स्थित है। तो आपके पास कोई भी प्लेस बोले, जरूरी कि मांदा दे वो जम्मू कश्मीर दे देगा, जरूरी कि दाइमाबाद वो महाराष्ट्र दे सकता है, जरूरी नहीं कि दाइमाबाद की महाराष्ट्र दे वो गोदावरी नदी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो अब आपको याद रखनी है। उत्तर में चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पूर्व में हिंडन नदी से लेकर पश्चिम में दाश्क नदी तक फैला हुआ है। या मांदा जम्मू कश्मीर के जो सिंधु सभ्यता जो है तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा जिला से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, जबकि पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लेकर पाकिस्तान में स्थित प्रेजेंट टाइम जो है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक जो है ये संस्कृति फैली हुई थी। कौन सी? सिंधु सभ्यता, जिसकी जो चौड़ाई अगर हम यहाँ पे बात करें जो 1600 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 1400 मीटर लंबाई थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जो है वो 6 बड़े नगरों की यहाँ पे बात करें तो 6 बड़े नगरों में संज्ञा दी जाती है जो कि
सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर माने जाते हैं। ये क्लियर हो गया हो, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने किस प्रकार से है। सब सिंधु सभ्यता जो है वो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता जो है उसकी जो तिथि है वो 2400 BC से लेकर 1750 BC तक मानी जाती है। यहाँ के निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय निवासी थे, और जो सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय कैसे हम आगे पढ़ेंगे, नगर नियोजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। नगर नियोजन नगरीय सभ्यता थी। इसकी खोज यानी सिंधु सभ्यता की खोज जो थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा जो थी वो सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता उत्तर में मालदा जिला जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लेकर दक्षिण में पश्चिम में सूत का गेंडोर जो कि प्रेजेंट टाइम पर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने में हमारे पास सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इनके प्रॉपर तरीके से इनकी जो क्या क्या यहाँ पे स्थल हुआ करते थे। तो 6 बड़े नगरों को यहाँ पे नाम आते हैं जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में माने जाते थे। वैसे तो काफी हैं, लेकिन 6 बड़े मुख्य नगरों में परिपक्व रूप में जो थे उनके यहाँ पे नाम आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के जो से प्राप्त जो 6 बड़े जो परिपक्व अवस्था में नगर जो थे, ठीक है, उनके नाम क्या हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक बनाई है हमने। तो ट्रिक है कि गणिका ने मोहन को काले धागे की राखी पहनाई, ठीक है। गणिका ने मोहन को काले धागे की राखी पहनाई। ये 6 बड़े नगर है सिंधु सभ्यता के जो परिपक्व रूप में मिले हैं, ठीक है, जो प्रमुख नगरों में माने जाते हैं। सबसे पहले गणिका से हम हमारे पास आ जाएगा गढ़वारी वाला, ठीक है, गढ़वारी वाला। ने आपका साइलेंट है। मोहन से मोहनजोदड़ो, मोहन से मोहनजोदड़ो को फिर से आपके पास क्या जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो आपके पास एक स्तर आया है, हड़प्पा जिसके नाम से हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्तर ही तो है ना। हड़प्पा के आसपास ज्यादा स्तर मिले तो इसे हड़प्पा। मोहन का मोहनजोदड़ो हो गया, को आपके पास साइलेंट हो गया। काले से बन जाएगा काली बंगन, क्या बन जाएगा, काली बंगन। धागे से आपके पास होगा धौलावीरा, ठीक है, धा से धौलावीरा। देखिए ट्रिक लगाने के लिए, इनको याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, इसमें से कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन याद जल्दी हो उसमें ट्रिक बनाई गई है धौलावीरा, ठीक है। राखी से राखी गढ़ी, ठीक है। तो 3 और 3 6 जरूर नहीं कि आपको ट्रिक याद रखनी, आप अलग अपने तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रिक ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो राखी गढ़ी जो है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, आपके पास रहता है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करें धौलावीरा जो है, इसको 2021 में विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया गया था। और भारत में जो है वो सिंधु सभ्यता घाटी का जो पहली साइट जो मिली थी, सिंधु सभ्यता घाटी की पहली साइट जो मिली थी वो धौलावीरा से ही मिली थी, ठीक है। और इसको 2021 में विश्व विरासत धरोहर भी घोषित किया गया है। राखी गढ़ी जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता के बाद भारत का क्या है, भारत का, लेकिन देखो मोहनजोदड़ो तो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, मैंने बताया, लेकिन मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, ये आपका है पाकिस्तान में, ठीक है। तो भारत में कौन है भी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद आता है राखी गढ़ी, ठीक है। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा है भारत में, जो कि आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और भारत की जो पहली जो साइट मिली है वो कहाँ से मिली, सिंधु सभ्यता की पहली साइट धौलावीरा से मिली हुई है। तो ये आपके कुछ थोड़ा सा से जो फैक्ट हैं, धौलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया,
राखीगढ़ी हो गया। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद अगर हमें बात करें तो सबसे ज्यादा संस्कृति या स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं वो आपके मिले हैं गुजरात से, ठीक है, गुजरात से मिले हुए हैं। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 जगह ये सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ये चीजें मिलती हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित। लेकिन जो इसमें सबसे जो ज्यादा मिले हैं स्वतंत्रता के बाद वो आपके मिलते हैं गुजरात से। कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से। तो ये ट्रिक आपको है समझ में आ गई। ट्रिक जरूरी नहीं आपको याद रखनी है, ये ट्रिक आपके लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अगर आप इससे ट्रिक बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको क्या करना है, उसको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसकी जो लिपि थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जब हमने शुरू में पढ़ा था आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का प्रयोग तो किया था, लिपि तो लिखी थी, लेकिन लिपि क्या है, वो पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। तो पढ़ी नहीं गई तो समझ में क्या आएगा। तो यानी कि जो लिपि जो थी वो भाव चित्र के रूप में इसने बनाया हुई है, भाव चित्रात्मक होती थी, भाव चित्रात्मक उसने लिपि का जो है यहाँ पे लिपि जो थी आपको भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब ये हो गया कि ये जो लिपि जो थी सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या होती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि हम अभी क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, बाएं से दाएं ओर लिखना शुरू करते हैं। वो क्या होती थी, वो बाएं से दाएं ओर के लिए शुरू होती थी। पहली लाइन हो गई। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो फिर वो यहाँ से शुरू होगी। तो यानी कि जो लिपि जो थी सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। और अगर अभिलेख जो है वो एक से अधिक पंक्ति का है तो पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। जल संरक्षण का यहाँ पर बहुत अच्छा नमूना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कैसा नमूना मिलेगा हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल संरक्षण का यहाँ पे संरक्षण का बहुत अच्छा नमूना देखने के लिए मिलता है। जल नियोजन के यहाँ पे बहुत अच्छे से नगरीय सभ्यता कहा गया है, ठीक है, जो कि हमें मिलता है धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा गुजरात से हमें जल संरक्षण का नमूना मिलता है। और ये बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण या बहुत ही अच्छा जो सुंदर जो नगर नियोजन बनाया था बहुत ही बढ़िया था वर्तमान समय के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में। जो यहाँ पर जो समाज जो था, सबसे पहले तो बात करते हैं हम, जो समाज जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। यानी कि एक इस प्रकार से हुआ करता था, एक ये हो गया और एक इस तरीके से, 2 भागों में बटा हुआ था जनता, ठीक है। ये जो था वो था पश्चिमी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग कहलाता था, ठीक है। और ये था ये जो पूर्वी भाग जो था पूर्वी दुर्ग या पूर्वी भाग कहलाता था। यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ सामान्य जनता रहती थी, सामान्य जनता। यहाँ पे जो थे वो वीआईपी लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक, क्या होते थे? वीआईपी लोग, शासक वर्ग, ठीक है, या कह सकते हैं उस समय जो वो तो वीआईपी शामिल थे, तो वीआईपी थे वो, है ना, शासक वर्ग था। तो शासक वर्ग यहाँ पे रहता था और ये जो था वो सामान्य जनता के लिए होता था पूर्वी भाग। ये जो पश्चिमी भाग जो था वो इसके चारों तरफ किले बने हुए थे, इसकी सुरक्षा के लिए किले बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खतरा था, वीआईपी लोग रह रहे थे, शासक लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि नवपाषाण काल में आता थे, वहां पर क्या होता था, समाज से विभाजन हो गया था, ठीक है, समाज से विभाजन हुए थे, मुखिया पद्धति यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो ये मुख्य लोग यहाँ पे थे। जो शासक वर्ग जो था वो पश्चिमी दुर्ग में रहता था, जबकि सामान्य जनता पूर्वी भाग में रहती थी, पूर्व दुर्ग में रहती थी। ये ऊपर होता था और ये निचले स्तर पर रहता था। यहाँ पर क्या होता था कि पश्चिमी दुर्ग जो थे चारों तरफ जो किले बने हुए थे, किलेदार यहाँ पे किले बनाए गए थे ताकि इसे पूरा घेरा किया गया था मजबूती के लिए। और जनता जो थी वो तो मरे, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी, क्लियर है, सामान्य लोगों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी, ठीक है। अब हम इसकी नगर नियोजन की परिपाटी पढ़ते हैं कि नगर नियोजन कैसा था, इसलिए पहले इसको हटा देते हैं। नगर नियोजन में 2 हमने पढ़ी कि एक ऊपर होता था और एक नीचे होता था, ठीक है। ऊपर जो थे तो वो संभ्रांत लोग यानी कि जो शासक वर्ग रहता था, जबकि निचले भाग में सामान्य जनता रहती थी। ऊपरी भाग यानी कि जो जहाँ पर शासक वर्ग रहता था वहां पर जो सभी लोग जो थे यानी कि जो किले जो थे वो दुर्ग जो था जो किले से पूरा चारों तरफ उसकी सुरक्षा दीवारें बनी हुई थी, किले बने हुए थे, जबकि सामान्य जनता के लिए ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। साथ ही जो था अब यहाँ पे जो यहाँ पे नगर नियोजन जो था, नगर नियोजन कैसा था कि जो मुख्य सड़कें जो थी वो इस प्रकार से बनी हुई थी, जो कि 10 मीटर चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी,
एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये 10 मीटर की चौड़ाई होती थी, 10 मीटर चौड़ाई। लंबाई तो कितनी भी हो सकती है ना, लेकिन चौड़ी तो हम चौड़ाई सड़क की हम चौड़ाई तो तय कर सकते हैं, लंबाई तो कितनी भी बढ़ सकती है ना, जिस हिसाब से बढ़ेगी बढ़ सकती है। तो 10 मीटर चौड़ी सड़क होती थी और जो कि एक दूसरे को क्या होती समकोण पर काटते थे। क्या होते थे? समकोण पर काटते थे। घर जो यहाँ पे थे वो मिलते हैं यहाँ पर। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से, जैसे कि ये मुख्य सड़क है, ये कि इधर ये मुख्य सड़क थी और ये मुख्य सड़क थी। अब क्या, जैसे अभी हम परसेंट आप जैसे बीच बीच यहाँ पे गलियां हुई है, ये छोटी छोटी गलियां थी। अब हो सकता है इधर साइड के लिए भी रही हूँ, ठीक है। ऐसे इधर के छोटी छोटी गलियां जो थी वो क्या आती थी, मेन सड़क में आके मिल जाती, मुख्य सड़क पर आकर मिलती थी। इधर साइड के लिए वाली हो गई, ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, या इसके लिए ये वाली गली थी, ठीक है, इसके लिए इस तरीके से गलियां जो थी यहाँ पे बनी हुई थी। तो इस प्रकार से गलियां जो थी वो यानी कि छोटी छोटी जो सड़कें जो होती थी वो मुख्य सड़क पर आकर मिल जाती थी। इसका प्रेजेंट आप देखते हैं, आप देखते हैं बीच में गलियां और बीच में आके मुख्य सड़क पर आकर मिल जाती है। तो छोटी छोटी सड़कें जो थी वो मुख्य सड़क पर आकर मिल जाती थी। छोटी 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 सड़कें जो थी मुख्य सड़क से मिल जाती थी। सड़कों के किनारे जो थे वो घर बने हुए थे। सड़कों के किनारे जैसे सभ्यता जो मिली हुई है उसके आसपास जो थे वो घर बने हुए हैं। जैसे आसपास है घर बने हुए, इधर घर बना हुआ है, इधर घर बना हुआ है, इधर घर बना हुआ है, इनके आसपास के घर बने हुए थे। घर जो थे वो एक मंजिला दो मंजिला दोनों प्रकार के हुआ करते थे, ऐसे घर बने हुए हैं। और एक घर जो थे वो एक मंजिला भी थे और दो मंजिला भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो नीति थी, यहाँ पे जो घर जो यानी कि जो घरों के दरवाजे जो थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, बैक साइड की तरफ, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। मतलब हो सकता है कि ये तो मुख्य सड़क है, ये तो मुख्य सड़क है, तो इधर साइड नहीं खुलते थे बल्कि इधर साइड के लिए खुलते थे या इधर साइड के लिए खुलते थे, ठीक है। मुख्य सड़क के लिए न खुलकर पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे। कहां पर? हड़प्पा सभ्यता। एकमात्र ऐसा नगर मिलता है लोथल जहां पर जो खिड़कियों के दरवाजे या घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मॉडल जो था वहां पर जो था, जो घरों के जो दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। प्रत्येक घर के अंदर, ठीक है, घर के अंदर जैसे घर है, घर के अंदर जो थे घर है, प्रत्येक घर के प्रांगण में आपको कुआं मिलेगा। जितने यहाँ पे खुदाई हुई, जिन घरों के यहाँ पे खुदाई हुई, तो प्रत्येक घर के बीच में क्या हो, कुआं मिला हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि वो जल की कीमत समझते थे, जल संरक्षण को समझते थे। प्रत्येक मकान के जो घर जो था उसके प्रांगण में जो था कुआं मिलता था, ठीक है। और ऊपर जैसे अगर मान लीजिए दो मंजिला घर है तो एक मंजिला ये हो गया और दूसरी मंजिला है ना, इस तरीके से घर है जैसे प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, ठीक है, दो मंजिला घर है। अब ये जो घर जो था इसके ऊपर अगर पानी, ऊपर से पानी की निकासी थी, ठीक है, तो ऊपर जो घर पे रह रहा है तो उसके पानी की निकासी के लिए पाइप लगे हुए हैं। समझ वाली बात, पाइप लगे हुए हैं। और पाइप जो है जैसे कि इसके यहाँ पे ये दो मंजिला घर है ये, ठीक है, दो मंजिला घर है और यहाँ से पाइप जो है वो नीचे छोड़ा गया है। इस जगह नालियां बनी हुई थी, इसके आसपास क्या थी, ये जो मुख्य जो छोटी छोटी सड़कें जो थी उनके इधर उधर नालियां बनी हुई थी। तो घर का पानी नाली में, और ये नाली जो थी वो कहाँ जुड़ी गई थी, वो जुड़ी गई थी मुख्य सड़क से। वो कहाँ जुड़ी गई थी? मुख्य सड़क से। मुख्य सड़क के अंदर अंदर जो थी वो जो नाली जो थी वो मुख्य सड़क की नाली जाकर मिल जाती थी। इधर से यहाँ से इस तरीके से था, जैसे प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जगह जो छोटी छोटी सड़कें जो थी, यहाँ से आने वाले जो पानी, या घर अगर दो मंजिला है तो दो मंजिला घर के लिए पानी निकासी के लिए पाइप लगे हुए होते थे। और वो पाइप जो थे वो गली जो थी या छोटी छोटी सड़कें जो थी उससे बनी हुई नालियों से जुड़ी हुई थी। और छोटी छोटी जो नालियाँ जो थी, छोटी छोटी सड़कों पर जो बनी हुई जो नालियाँ थी वो मुख्य सड़क के बीच बनी हुई नाली से जोड़ी गई थी। और वो पानी जो पूरा होता था वो मुख्य सड़क वाली नाली में जा रहा है, ठीक है। और साथ ही इसकी सफाई के लिए अगर बाई चांस कभी क्या होता है कि ब्लॉकेज जाता है, इसी प्रकार से जाता है, तो उसका ब्लॉकेज रोकने के लिए मेन होल बने हुए थे। सफाई के लिए मेन होल सड़कों के किनारे नालियों के ऊपर बने हुए, ताकि उसको हटाकर जो है उसकी साफ सफाई की जा सके। तो ऐसी नगर जो व्यवस्था जो थी, नगरीय व्यवस्था जो थी, नियोजन व्यवस्था जो थी वहां पर देखने को मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो था यानी कि आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस का बेहतरीन नमूना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यानी कि नगर निर्माण में जो था किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था, नियमानुसार जो है सभी कार्य हो रहे थे, ठीक है, क्लियर है। तो घर के दरवाजे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खिड़कियां जो है वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी बल्कि पीछे की तरफ खुलती थी। एकमात्र ऐसा नगर मिलता है लोथल जिसके जो दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, ठीक है।
इसके समय जो है जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता बताती है कि जो बताते हैं वो लोग जो मेसोपोटामिया के जो लोग बताते हैं, मिस्र के जो लोग बताते हैं कि ये सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। तो ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं मिला है। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने लिए जो उन्होंने अपने जैसे कि घर जो यहाँ पे जो थे, जैसे यहाँ पे सबके लिए समाज व्यवस्था की समान रूप से देखा गया था सबको। लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मिला हुआ है वहां पर जो शासकों के द्वारा जो था उस संसाधनों का जो उपयोग किया गया है वो मंदिरों के यानी कि जिगरात जिसको बोलते हैं, मंदिरों और पिरामिड को बनाने में या स्मारक जो था पिरामिड जो को बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने क्या किया है खर्चा किया हुआ है। जिगरात स्मारक हो गए, ठीक है, पिरामिड जिगरात हो गए मंदिर हो गए, और पिरामिड स्मारक को बनाने में सब बहुत सारा धन जो उसमें लगाया हुआ है, सामान्य जनता पे खर्च नहीं किया गया। वहीं भारत की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें भारत की जनता पर या भारत की जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे तो उन पर उनके जो रहन सहन, उनकी नगर नियोजन प्रणाली, सड़कें, पानी की व्यवस्था, इन सभी चीजों को एक अलग ही तो यानी कि अगर मेसोपोटामिया की अगर वो सभ्यता थी तो मेसोपोटामिया में वो चीज क्यों नहीं मिली, है ना। ये चीजें ये सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया में तो मिलनी चाहिए थी हड़प्पा सभ्यता की। अगर वहां से संस्कृति आई थी तो वहां भी चीजें होनी थी, लेकिन वो चीजें वहां पे नहीं है। ये भारत के लोगों के द्वारा या उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा ये स्वयं ये विकसित की गई सभ्यता थी। ठीक है, तो इसकी तत्कालीन एक सभ्यता रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। धर्म के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, जैसे कि यहाँ पे अनुष्ठानिक कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है, तत्व चिंतन के दार्शनिक जो, अब देखो एक यहाँ पे चीजें हैं कि दार्शनिक साहित्य तो नहीं मिलता है, दार्शनिक साहित्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता का नहीं मिलता है। दार्शनिक यानी कि तत्व चिंतन और अनुष्ठानिक यानी कि कर्मकांड इससे संबंधित यानी कि इसका जो साक्ष्य जो है इसका अभाव जो है वो हड़प्पा सभ्यता में रहा है। लेकिन अब वो जाना नहीं जा सकते कि अब कई कारण हो सकते हैं, बाढ़ कहते हैं, कई लोग बाढ़ कहते हैं कि कोई अकाल पड़ गया था, कोई कहते हैं बाढ़ आ गई थी इसलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी। हो सकता है कि वो साक्ष्य रहे हो, दार्शनिक साक्ष्य वो बह गए हो। ठीक है, तो कई चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे बाद में इतिहास में ये चीजें जुड़ती जाएंगी तो वो पता चलता जाएगा। तो दार्शनिक और जैसे कि दार्शनिक साहित्य और कर्मकांड के बारे में यहाँ से जानकारी तो नहीं मिलती है, तो जिसके अभाव में जो थे कि दार्शनिक पक्ष तो हमें पता नहीं चलता कि दार्शनिक पक्ष क्या रहा है। लेकिन पुरातत्व आधार पर जो है हड़प्पाई सभ्यता, पुरातत्व जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वो धर्म में विश्वास रखते थे, धर्म की भी वहां पे बात चलती थी, धर्म एवं कर्मकांड के पक्षों को भी वहां पे देखा गया है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे साक्ष्य के आधार पर ही बात करते हैं। दार्शनिक यहाँ पर कितना सही था, कर्मकांड या अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान होते थे, दार्शनिक कुछ यहाँ पे तत्व चिंतन यानी कि दार्शनिक कुछ स्रोत तो नहीं है जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे दार्शनिक या तत्व चिंतन होता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए कुछ स्रोतों के आधार पर हम याद कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ पर धर्म की भी प्रधानता रही होगी या कर्मकांड मानने वाले लोग भी यहाँ पे थे। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से हमें शक्ति की देवी की मूर्ति मिली है, शक्ति की देवी की मूर्ति मिली है, बहुदेववादी होने का भी यहाँ पे मिलता है, जैसे कि मातृ पूजा करते थे, मातृ सत्तात्मक था, मातृ पूजा करते हैं कि महिला की यहाँ पे क्या थी उच्च स्तर था यहाँ पे था। ठीक है, और कि मिट्टी की यहाँ पे खिलौने मिलते हैं तो उसमें मूर्तियाँ अधिक मिली हैं, महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक मिली हुई हैं, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, लिंग पूजा की भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो बहुदेववादी भी यहाँ पे हुआ करते थे और मूर्ति पूजा का भी यहाँ पे विकास भी देखने को मिलता है। ठीक है, मूर्ति पूजा के बारे में जैसे जानकारी मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जिन्होंने पशुपतिनाथ उनको बोला हुआ है, सील पर बैठे हुए एक व्यक्ति की शॉल ओढ़े हुए, दाढ़ी रखी हुई है, तो एक मूर्ति की वहाँ पे उनकी बनाई हुई है जिसको पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पता चलता है कि वहाँ पे मूर्ति पूजा हुआ करती थी। साथ ही वो मातृ देवी की भी तो पूजा करते थे। मातृ देवी मतलब विज्ञान की उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बेहतर थी तो यहाँ पे स्त्री तत्व की प्रधानता मानी जा सकती है। ठीक है, साथ ही जीववाद का भी यहाँ पे आदेश मिलता है। तो इसी के साक्ष्यों के आधार पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनुष्ठानिक कर्मकांड और तत्व चिंतन में विश्वास या धर्म इन चीजों में विश्वास रखते थे।
मुख्य फसलें जो थी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें क्या क्या थी? मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। अब देखो उगाना तो इन्होंने बहुत सारी चीज शुरू किया था, मटर हो गया, चावल हो गया, है ना, सरसों हो गया, तो ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है साक्ष्य के आधार पर जो है, ठीक है। जो दालों के साक्ष्य मिलते हैं, चना मटर सरसों हो गया, और अनाज हो गया गेहूं जौ चावल के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही जो है रबी और खरीफ की फसलों के एक साथ बोने के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि फसल भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोग यहाँ पे खेती भी यहाँ पे करते थे। तो मुख्य फसल क्या थी यहाँ पे? गेहूं और जौ थी। मिठास के लिए अगर हम बात करें, मिठास के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। शहद का यहाँ पे प्रयोग करते थे, ठीक है। कृषि भी यहाँ पर होती थी, जैसे कि उत्तर पश्चिम जो नदी जो नर्मदा घाटी जो है, जो नदियाँ घाटी जो थी, वो बाढ़ का पानी जो थी वो क्या करती थी? बहाकर लेकर आ जाती थी, जल और मिट्टी को बहाकर लेकर, जो कि काफी उत्पादक मानी जाती है। और उसमें क्या था कि आवश्यकता से अधिक क्या हो गया था? उत्पादन होना शुरू हो गया था, जिसके बाद क्या हो गया था? कृषि का अधिशेष जो था, लोगों ने क्या किया? शिल्पियों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर क्या किया? अब जैसे किसी की ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर दी, एक बार से मेहनत कर दी, बहुत सारे जासूस खेत ले लिए वहाँ पे, उसने उतना ज़्यादा उत्पादन कर दिया। एक समय ऐसा आता कि उसको लगा कि यार बहुत ज़्यादा ये चीज़ होगी, अब मेरे से अकेले नहीं होगा, तो उसने क्या किया? लोग हायर करना शुरू कर दिए, ठीक है। हायर करना शुरू किए और अपने नीचे उसने क्या किया? लोगों को काम करना शुरू कर दिया। आप बता दें कि जो भी इसको अनाज देगा, कुछ भी मतलब उससे मेहनताना कुछ ना कुछ ने देना शुरू किया। तो मुख्य पद्धति वगैरह भी यहीं से आपकी जो है वो शुरू हो जाती है। साक्ष्य हमारे पास के अनाज के यहाँ पे मिलते हैं, किस तरीके से प्रकार के अनाज यहाँ पे होते थे, ठीक है। मिट्टी के हल भी इसे बनाएंगे कि अब हल लगाने के साक्ष्य, जब खेती हुई है तो हल तो लगाएगा, तो हल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। मिट्टी का हल मिला हुआ है, ये लिखते हैं मिट्टी का हल। मिट्टी का हल मिला है, वो मिला है वनमाली से। कहाँ से मिला है? वनमाली से। वनमाली से मिट्टी का हल के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर यहाँ पे कर रहा है तो उसके लिए कुछ माप तौल तो हो गई। माप तौल के रूप में यहाँ पर 16 के अनुपात में एक माप तौल इकाई थी, 16 के अनुपात में होती थी, 16 के अनुपात में होती थी। जैसे कि हम क्या करते हैं? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है। तो जो भी होता है हम उसको यूज करते हैं, या लीटर मिलीलीटर, है ना। तो उसमें जब हम कुछ ना कुछ तोलते हैं मापते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे उस समय भी हुआ करती थी, जो कि 16 के माप में हुआ करती थी। यातायात की भी यहाँ पर सुविधा नहीं थी। यातायात के लिए क्या क्या चीजें करते थे ये लोग? यातायात के लिए दोनों चीजें थी। बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग होता था, जिसका बैलों का प्रयोग यानी कि बैलगाड़ी का प्रयोग, बैलों का प्रयोग कृषि के लिए भी जाता था, और बैलगाड़ी का प्रयोग व्यापार वगैरह करने के लिए भी जाता था, ठीक है। तो यातायात का भी यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 पहिया और 4 पहिया दोनों प्रकार के वाहन यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। और मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को एक शब्द दिया गया है, वो कहा गया है मेलोहा। मेलोहा शब्द का प्रयोग किया है मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख नगर रहे हैं ये, जिनको पिगट ने एक नाम दिया है जुड़वा नगर या जुड़वा राजधानी का। यहाँ पर उसने खिताब दिया है कि विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी जो है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये कहा गया है पिगट के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? पिगट के द्वारा कहा गया है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बताया कि धर्म कर्मकांड के बारे में भी लोग समझते थे, लोग पूजा भी करते थे हड़प्पा सभ्यता के लिए। जैसे कि पूजा में वृक्ष की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। शिव की पूजा की भी यहाँ पे लेख मिलता है, शिवलिंग की पूजा की, यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते थे, चलिए शिव की लिंग की भी पूजा का भी यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, ठीक है। स्वास्थ्य के चिन्ह जो है, स्वास्थ्य चिन्ह, स्वास्थ्य चिन्ह मिला है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से, स्वास्थ्य चिन्ह मिला हुआ है, जिससे पता चलता है कि सूर्य की उपासना करते थे। स्वास्थ्य चिन्ह क्या है? सूर्य की उपासना, सूर्य की उपासना करते थे। मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे, इसकी भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। और धरती की पूजा भी करते थे। धरती की पूजा ये उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा यहाँ पे इनके द्वारा की जाती थी, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो था एक पूजनीय पशु हुआ करता था उस समय, सांड। सांड जो था एक यहाँ पर पूजनीय पशु यहाँ पर
हुआ करता था, या कुबड़ वाला सांड इसको बोल सकते हैं। कुबड़ वाला सांड यहाँ पे क्या होता है, प्रिय पशु या पूजनीय पशु यहाँ पर हुआ करता था। तो यानी कि ये चीज जो थे, ये लोग जो थे वो पूजा में भी विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पूजा में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे दिखाई कम दे रहा ना, थोड़ा थोड़ा थे आगे से बड़ा लिखना चाहिए। अब यहाँ पे जो समाज किस प्रकार का समाज था, इसको हटाए या फिर इसको लिखना है, ठीक है, जगह नहीं बचेगी, हटा दें इसको। ये नगर नियोजन वगैरह देखो कितना अच्छा बढ़िया मॉडल था ना उस समय। तो अब हम प्रेजेंट आर्ट इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे कि इंसान पीछे यानी कि इतिहास से बहुत कुछ सीखता है। अब यहाँ पर जो समाज जो था, इसका जो समाज जो था, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज जो था वो था मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था, यानी कि मात्र सत्तात्मक यानी कि स्त्री प्रधानता यहाँ पे थी। स्त्री की मिट्टियों की मूर्तें जो अधिक मात्रा में मिली हुई हैं, जिस कारण से ऐसा लगता है कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर जो थी वो प्रथा प्रथा भी थी और वैश्यवृत्ति भी थी। ठीक है, प्रथा प्रथा भी थी, प्रथा प्रथा का प्रचलन भी था और वैश्यवृत्ति भी यहाँ पर हुआ करती थी। वह वैश्यवृत्ति भी यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर जो थे शवों को, अब यहाँ पर आते आते अब हमने देखा, हमने क्या देखा था, नवपाषाण काल में हमने यहाँ पे देखा था कि मनुष्य जो था शवों को दफनाता था। अब यहाँ पर उसने शवों को, जो शव जो थे उसको उसने दफनाया भी है, दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं और जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो शवों को वो दफनाता भी था और जलाता भी था। ठीक है, दोनों के यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। हर दफनाने के साक्ष्य जो मिले हुए हमें, वो मिले हैं हड़प्पा से दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से जलाने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो है जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो था इसमें समाज जो यहाँ पे पटने लग गया था। इसमें जो लोग जो थे, यानी कि तत्कालीन जो लोग थे, वो जो महिलाएं जो थी वो आभूषणों का व्यापक प्रयोग करते, जैसे कि मणिके की माला मिली हुई है। ठीक है, क्रीम पाउडर की जो डब्बे जो है, जो भी चीज़ यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, क्रीम पाउडर टाइप में जो है। ठीक है, और मणिके की माला वगैरह यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कि इससे पता चलता है कि वो जो महिलाएं जो थी वो साजो श्रृंगार भी करती थी यहाँ पर, और उनको इस साजो श्रृंगार के बारे में भी पता था यहाँ पे। ठीक है, और सोना चांदी भी मिला वहाँ पे, और बहुमूल्य पत्थर जैसे कि सेलखड़ी वगैरह हो गया, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है, जिससे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर आभूषण भी पहना करते थे। सूती वस्त्र भी ये लोग यहाँ पे पहनते थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन जो थे वो लाल मिट्टी के बर्तन ये प्रयोग करते थे। लाल मिट्टी के बर्तन, जो लाल मिट्टी का लेप और बर्तन यूज करते थे, और उसमें काले धब्बे से, काले रंग से उसमें क्या करते थे, डिजाइन बना दिया जाता था। ठीक है सर, और आग से पकी हुई जो ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जिसको बोला गया है टेराकोटा। क्या कहा गया है, टेराकोटा। टेराकोटा आग से पकी हुई ईंटों को कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर का जो शासन जो था वो शासक वर्गों के हाथ में था, क्योंकि यहाँ पे समाज क्या था, बट क्या था, मुखिया पद्धति जो थी आ गई थी। तो समाज जो था वो वर्णिक वर्ग में था यहाँ पर, यानी कि आर्थिक रूप से जो उच्च जो है वर्णिक वर्ग में जो था, उनके पास यहाँ पर हुआ करता था यहाँ पर समाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो था, ये था आपका हड़प्पा कालीन संस्कृति जो थी। अब इससे संबंधित जो कुछ चीजें जो हमें यहाँ पे मिली हुई हैं, तो वो मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। ठीक है, पहले से कुछ चीजें देख लेते, जैसे कि व्यापार जो था, यहाँ पर व्यापार भी करते थे। जो व्यापार में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशी व्यापार यहाँ पर होता था। विदेशी व्यापार अलग अलग तरीके से होता था, जैसे कि तांबा जो होता था वो खेतड़ी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और ओमान से जो था वो तांबे का व्यापार भारत के साथ किया जाता था। ठीक है, सोना जो है कर्नाटक के कोलार से हो गया, और अफगानिस्तान और ईरान से इसका व्यापार करते थे। और कर्नाटक कोलार यानी तो भारत में है, तो वहाँ से सोना के यहाँ पे सोना जो है साक्ष्य मिले हुए हैं कि साक्ष्य यहाँ पे सोना आज भी कर्नाटक के कोलार में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो तब से वो ये चीज़ है, और उसका जो व्यापार था अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। ठीक है,
चांदी चांदी की जो यानी कि मेसोपोटामिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, फारसी खाड़ी हो गया, इससे क्या होता था, चांदी का भी यहाँ पर व्यापार होता था। और टीन की अगर बात करें तो अफगानिस्तान ईरान, तो अफगानिस्तान ईरान के देखो आप, अफगानिस्तान ईरान की कितनी चीजें में आ गया, अफगानिस्तान ईरान आपका सोना चांदी टीन, तीनों में आपका अफगानिस्तान ईरान है, ठीक है। और कपास का निर्यात करता था, तो आयात कपास को भेजता था यहाँ से बाहर देशों में, उसका निर्यात होता था। और आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ भी जो है वो भी यहाँ से निर्यात होती, साथ ही जैसे कि गोमेद जो था सौराष्ट्र से गोमेद हो गया, और लाजवर्त मेसोपोटामिया से होता था, और सीसा जो था वो ईरान से इसका व्यापार होता था, ठीक है। कहाँ कहाँ से होता था, विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें, इसको पहले हटा देते हैं से तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार करते थे, जैसे कि सोना चांदी टिन, है ना, सबसे पहले जैसे कि सोना सोना चांदी चांदी टिन, ठीक है। सोने का जो व्यापार होता था, सोने का व्यापार होता था वो था कर्नाटक, तो होता है ना, भारत में कर्नाटक में पाया जाता है सोना, जैसे साक्ष्य में मिले कर्नाटक के कोलार से, ठीक है। साथ ही वो इसकी जो होता था अफगानिस्तान से व्यापार करता था, अफगानिस्तान से व्यापार करते थे, और ईरान से व्यापार करते थे, कौन, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है, सॉरी हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। चांदी की जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के साथ साथ फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बाकी आपका अफगानिस्तान ईरान में भी इसका व्यापार होता था चांदी का। टिन का व्यापार जो था वो भी आपका होता था अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था, टिन का अफगानिस्तान ईरान के साथ होता था, ठीक है। और तांबा की बात करेंगे तो तांबा जो था वो आपका खेतड़ी हो गया, ठीक है, खेतड़ी से ये निकाला जाता था, और इसका जो था वो ओमान वगैरह में, ओमान जैसे देशों में क्या होता था, तांबे का यहाँ से व्यापार किया जाता था। साथ ही यहाँ पर जो कपास की छड़ हो गई, कपास की छड़ जो थी यहाँ से निर्यात की जाती है, आबनूस की छड़ हो गई, ठीक है। वही गोमेद जो था वो महाराष्ट्र सौराष्ट्र से निकाला जाता था, लाजवर्त मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापार होता था, और सीसा जो था वो ईरान के साथ इसका व्यापार होता था, ठीक है। धर्म की अगर हमें बात करें, धर्म की हमें यहाँ पे बात करें तो दोनों प्रकार के हमें यहाँ पे है, यानी कि अनुष्ठानिक भी होता था यहाँ पर, अनुष्ठानिक या कर्मकांड, अनुष्ठानिक कर्मकांड के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। अनुष्ठानिक कर्मकांड के साथ तत्व चिंतन यानी कि दार्शनिक, तत्व चिंतन यानी कि दार्शनिक, ये दोनों चीजों का हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने पहले आपको बता दिया कि साक्ष्य तो नहीं है, लिखित नहीं है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर करते हैं। तो पुरातत्व के आधार पर जैसे अगर अनुष्ठानी की बात करें तो क्या चीजें मिली हुई हैं, अग्निकुंड मिले हुए हैं, अग्निकुंड मिले हुए हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला हुआ है, और पूजा विधि मिली हुई है, ठीक है। और उत्पादक शक्ति की पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा की जाती थी, तो इससे पता चलता है कि अनुष्ठानिक कर्मकांड होता था। तात्विक और दार्शनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें हमें साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में इस चीज को, दार्शनिक चीजें तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि है ही नहीं चीजें, तो क्या बताएंगे इस चीजों में, तो दार्शनिक तत्व तो हमारे पास है नहीं, या हिस्ट्री में इसके लिए आदि ऐतिहासिक काल या हड़प्पा सभ्यता के उपलब्ध है नहीं, लेकिन अनुष्ठानिक हम बता सकते हैं उसके साक्ष्य के आधार पर, ठीक है। अनुष्ठानिक कर्मकांड होता है तो उसके साक्ष्य के आधार पर बताया जा सकता है, लेकिन धार्मिक और दार्शनिक चिंतन के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो ये था पे धर्म। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी यहाँ पर, अर्थव्यवस्था कैसी, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था जो थी वो यहाँ पर सबसे पहले तो तांबे का प्रचलन था। अर्थव्यवस्था में आपके पास क्या था, तांबा सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया, तांबे का प्रचलन था, ठीक है। धान की कोठार यहाँ पे देखने को मिलती है, धान कोठारों का यहाँ पर निर्माण हुआ था, धान्य कोठारों का निर्माण हुआ था, ठीक है। नाव एवं घड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया गया था, ठीक है, नाव एवं घड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया गया था, नाव एवं घड़ी का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और पहिए का आविष्कार जो था वो यहाँ पे हुआ था। अब पहिए में आपके वो गाड़ी बनाने के लिए भी हो सकते, बर्तन बनाने के लिए भी होता है, चाक जो भी थी बर्तन बनाने के लिए होता था। लेखन कला का विकास जो था वो हड़प्पा सभ्यता में हो गया था। साथ ही यहाँ पर यात्रियों के लिए जो थे वो चारों ओर से जो थे बस्तियों में जो थे वो सुरक्षा दीवारों का निर्माण हो गया, और शहरीकरण का यहाँ पे विकास हो गया था, जैसे कि हमने नगर नियोजन में पढ़ा है, पूरा शहरीकरण एक नगरीय सभ्यता थी वो, ठीक है। और शहरीकरण का विकास हुआ था, और सबके साथ साथ जो था जैसे कि अपने लोग कुछ चीज़ें वो दफनाते थे,
बर्तन हो गया, जैसे कुत्ते को दफनाया मिला हुआ है, कई जगह बर्तन दिखे हुए मिले हुए हैं, कुछ उसके सामान जो यूज करने वाले थे वो चीज़ें यहाँ पे दफनाई हुई मिली हुई है। मनोरंजन में जो था मछली पकड़ना, शिकार करना आदि चीज़ यहाँ पर ही करता था मनोरंजन में, और चौपड़ खेलना हो गया, पासा खेलना हो गया, पशुओं को हाँकना जो था इसके मनोरंजन के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, कला में इसमें मोहर निर्माण क्या है, मोहर निर्माण जो रही है, जैसे कि सेलखड़ी की मोहर होती थी जो कि गोलाकार भी होती थी और आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की होती थी सेलखड़ी की मोहर, जिस पर एक पशु का अंकन होता था, जिसके एक सींग वाला गेंडा जो था उस पशु को वहाँ पर क्या होता था, अंकन वहाँ पे देखने को मिलता था। मूर्तिकला जो थी धातु की भी होती थी और प्रस्तर की भी होती थी, यानी कि मिट्टी की पत्थर की बनी होती थी, और धातु की बनी होती थी और मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, तो धातु से बनी हुई यानी कि तांबे कांसे से बनी हुई होती थी। पशुओं का जो उसमें पशुओं हो गया मातृ देवी की पूजा करने के हिसाब से वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ मिली है, तो वहाँ पे सांचा विधि का प्रयोग करते थे। एक ढांचा बना दिया जाता था और मोम को गलाकर उसमें डाल दिया जाता था, उसमें मूर्ति जो तैयार होती है होता है सांचा विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मूर्तिकला में जैसे कि इसमें फिर दूसरा आपके पास आ जाता है कि इसमें सांचा विधि से जो मूर्तिकला तो होती थी, जो मोम की द्रवित मोम से बनती थी। मन का निर्माण यहाँ पे होता था, जैसे कि सेलकड़ी के मोहरे वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि सेलकड़ी बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी आदि के मन के भी हमें मिलते थे। ठीक है, और पत्थर की भी मूर्तियाँ बनी हुई होती थी, जो कि मोहनजोदड़ो में आपके पशुपतिनाथ जो मैंने बताया था कि जो एक पशुपतिनाथ की मूर्ति, उसके चारों ओर जो है हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा जो है वो दिखाया गया है, तो पत्थर से बनी हुई मूर्ति जो है। ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा जो है वहाँ पे दिखे हैं, जो शॉल लपेटे हुए हैं, एक नक्काशीदार शॉल जो है वहाँ पे लपेट, उनके द्वारा पत्थर पे उसको आकृति की गई है। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ पे होती है, जैसे खिलौने वगैरह हो गया, या मानव पशु पक्षियों की होगी, और पुरुषों की अपेक्षा की जो महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है यहाँ पे, और पूजा के लिए, बच्चों के खिलौना आदि के लिए मिट्टी की मूर्तियों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो कला का भी यहाँ पे विकास हुआ था। कला में हमारी मूर्ति कला जो थी है ना, वो तो आपके पास थी यहाँ पे, और मूर्ति भी अलग प्रकार से थी, मनकों का निर्माण भी था यहाँ पे, और साथ ही कला में आपके मुद्रा निर्माण यहाँ पे था। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल रहे हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो पहले मैं बना लेता हूँ, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला आपके पास है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलती है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसको पहले हम इस तरीके से देखें, फिर ट्रिक पे भी देखेंगे इसको। पहले देखिए, सबसे पहले तो बंदरगाह जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। बंदरगाह जो है वो सिंधु घाटी से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो बंदरगाह जो है वो आपके लोथल और सुरकोता से मिले हुए हैं। अग्निकुंड आपके लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहोदड़ो से मिले हैं। चावल के दाने जो हैं वो आपके लोथल और रंगपुर से मिले हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं लोथल, कालीबंगन और सुरकोतला से। समाधि युग्म समाधि जो मिली है लोथल और कालीबंगन से मिली है, और हाथी के जो दांत मिले हैं वो लोथल से मिले हुए हैं। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सिंधु घाटी से मिले 22 ग्राम, सिंधु घाटी से मिले 22 ग्राम, 22 ग्राम सब में मिले हैं, यानी कि जो 22 ग्राम जो लोथल में तो 22 ग्राम मिला पूरा, लेकिन लोथल सब में है ना, लोथल सब में है। तो लोथल से आपको क्या रखना है, अगर आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि सिंधु घाटी से मिले 22 ग्राम, बी से बंदरगाह, बंदरगाह आपके लोथल हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा सुरकोता से मिले हैं। वाई, वाई से यानी कि युग्म समाधियां, युग्म समाधियां कहां से मिली है, वो आपके लोथल से मिली है और कालीबंगन से मिली है। जी, जी यानी कि घोड़े, घोड़े यानी कि घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं, लोथल है हो गया, लोथल तो सब में है। ठीक है, लोथल, कालीबंगन और सुरकोता से मिले हुए हैं। आर, आर से राइस यानी कि चावल, चावल के दाने कहां से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से मिले हुए हैं। ठीक है, और फिर आता है आपके पास ए, ए से अग्निकुंड, अग्निकुंड आपके मिलते हैं लोथल और कालीबंगन से। और एम, एम से यानी कि मन के बनाने के कारखाने जो मिले हैं वो आपके लोथल और चनहोदड़ो से मिले हैं। ये आपके हैं कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए साक्ष्य। कहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं वो आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है, कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में, इसके बारे पर हम चर्चा करेंगे। पहले इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो ट्रिक है आपकी, ट्रिक मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिक जरूर नहीं कि आप मेरी ट्रिक याद करो, लेकिन अगर करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। बाकी अगर आप इससे अच्छे बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंधु घाटी से मिले 22 ग्राम आपके पास हो जाएगा इसकी ट्रिक।
अब हम यहाँ पे इनके स्थल देखते हैं, जो सिंधुकालीन सभ्यता जो स्थल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता समुद्री स्थल जो है वो कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित। तो पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो स्थल, ठीक है, पाकिस्तान में स्थल स्थित जो स्थल कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, जिस सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा जो आपका है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान का जो लड़काना जिला है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो सॉरी जो पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, लड़काना में तो आपका मोहनजोदड़ो है, साहिवाल जिला पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला जो है उसी में आपका जो है हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो नामक स्थल जो है वो स्थित है, जो कि रावी नदी के तट पर है। और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है हड़प्पा वहां पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने ऊपर पढ़ा था, दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी, 1921 में की थी। कब की थी, 1921 में की थी। दूसरा स्थल आपका आता है मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के आसपास पनपी सभ्यता में से एक है, ठीक है, नगर है। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यानी कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध जो राज्य है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो किसने की थी, वो की थी राखाल दास बनर्जी। किसने की थी, राखाल दास बनर्जी। और इसने की थी 1922 में, 1921 1922, एक साल बाद की थी, ठीक है। चन्हूदड़ो जो है वो आपका है पाकिस्तान में स्थित है भी, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति चन्हूदड़ो की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो है सिंध प्रांत में स्थित है ये, और नवाब शाह जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत का जो है नवाब शाह जिला, जिले में स्थित है, नवाब शाह जिले में ये स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो एनसी मजूमदार ने की थी। किसने की थी, एनसी मजूमदार ने की थी। इसकी खोज जो है वो एनसी मजूमदार ने की थी। और ये जो है 1931 में इसकी खोज की गई थी एनसी मजूमदार के द्वारा, ठीक है। अगला स्थल जो पाकिस्तान में स्थित है वो कौन सा है, वो आपका आता है कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी। कोट दीजी जो है ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान का जो खैरपुर सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत की खैरपुर में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है ये, सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। कहां पर है, सिंध प्रांत के खैरपुर में ये स्थित है कोट दीजी की खोज जो की थी वो फजल अहमद ने की है, फजल अहमद ने 1953 में की थी, ठीक है। 1953 में फजल अहमद ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अगला है सुतका गेंडोर, ठीक है। क्या है, सुतका गेंडोर। जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा तो हमने बताया कि यहाँ पर है बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और ये जो है वो दास्क नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, दास्क नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो मकराना जिला जो उसके समुद्री तट के किनारे है, दास्क नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला आपके पास आ गया, वो देखते हैं भारत के में जो प्रमुख जो स्थल इसकी कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। ये तो पाकिस्तान के थे, और भारत में कौन कौन से स्थल स्थित है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो भारत में जो स्थल इसके हैं वो जैसे कि आपका कालीबंगन हो गया, घग्गर हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। तो ये आपके कहां पर स्थित है, वो आपके भारत में स्थित है। तो ये आपके पास फिर भारत,
ठीक है, भारत में कौन कौन से स्थित है। तो पहला इसमें आपके पास आ जाएगा, जैसे सबसे पहला आता है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो काली चूड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, इसलिए इसका नाम कालीबंगन रखा गया। बुंगन हो गया कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो आपका हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। और राजस्थान में ये जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और ये आपके पास पड़ जाएगा हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी आपका राजस्थान में स्थित है। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, तो उसको फटाफट लिखते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। दूसरा आपके पास रंगपुर, दूसरा रंगपुर। तीसरा हमारे पास जाता है यहाँ पर लोथल, ठीक है, लोथल, लोथल। चौथा रोपड़, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, आलमगीर हो गया, लोथल, रोपड़, आलमगीर और धौलावीरा हो गया, धौलावीरा। और फिर इसमें आपके पास आ जाएगा बनमाली, धौलावीरा, बनमाली, ठीक है। रंगपुर, रंगपुर जो है ये आपका जो है वो मादर या भादर जो नदी है स्थित है, उसके किनारे स्थित है, ठीक है। और ये जो अभी प्रेजेंट टाइम पे पड़ता है ये काठियावाड़ जिला यानी कि गुजरात में पड़ता है। और काठियावाड़ जिला गुजरात, काठियावाड़ जिला गुजरात। और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है, ठीक है। लोथल जो है, लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और भोगवा जो है वो आपका गुजरात का जो है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में ये पड़ता है, अहमदाबाद में पड़ता है। और रंगनाथ राव ने ही इसकी खोज भी की थी, इसकी लोथल की भी, ठीक है। रोपड़ की जो खोज की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर है रोपड़, सतलज नदी के तट पर है रोपड़, रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। और ये भी रोपड़ जो है वो जिला आपको पड़ता है पंजाब में। और इसकी खोज की थी, ये क्या पड़ता है, ये पड़ता पंजाब में पड़ता है ये। और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, इसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। आलमगीर, आलमगीर जो है ये आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी, हिंडन नदी, हिंडन नदी हमें पड़ी, आलमगीर हिंडन नदी पड़ी, सबसे पूरी भाग जो है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो आपको कहाँ पर पड़ता है, मेरठ, मेरठ यूपी में पड़ता है, ठीक है। और मेरठ यूपी में आलमगीर की जो खोज जो की गई थी वो भी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा आपका है गुजरात में, गुजरात में है। और लूनी नदी के तट पर स्थित है ये, लूनी नदी, लूनी नदी। और गुजरात का जो कच्छ जिला है, कच्छ जिला गुजरात वहां पर स्थित है, ठीक है। और कच्छ जिला गुजरात वहां पर धौलावीरा स्थित है, ठीक है। और इसकी जो कच्छ जिला गुजरात और लूनी, हाँ ठीक है। अगला आपके पास आएगा बनमाली, बनमाली जो है ये आपका रंगोई नदी के तट पर स्थित है। और रविंद्र सिंह बिस्ट्री के द्वारा से खोज की थी। और ये आपका हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। घग्गर नदी के तट पर, सॉरी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये। और रंगोई नदी, रंगोई नदी के तट पर स्थित है ये। और हिसार जिला, हिसार जिला पड़ता है आपका हरियाणा, ठीक है। और रविंद्र सिंह बिस्ट्री ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये आपके जो थे वो हड़प्पा सभ्यता कालीन जो स्थल थे, ठीक है। और अगर इसमें बात करें जो लेखन कला की जो उचित प्रणाली से विकसित जो सभ्यता, सुमेलिया की सभ्यता जो थी, ठीक है। और इसके जो अलग अलग कारण माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, किसी के द्वारा इसका संकट जो अकाल बताया गया है। और किसी के द्वारा इसको बाढ़, इसका पतन का मुख्य कारण बताया गया है, ठीक है। तो मुख्यतः जो बाढ़ इसका पतन का कारण माना जाता है। और ठीक है, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, पहले जो सभ्यता जो नगर सभ्यता से, नगर सभ्यता जो थी उसका जो अंत हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोशिश की मैंने पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कुछ भी चीज़ें अगर आपको लगती है कुछ चीज़ें छूट गई है या कोई चीज़ें हो जाती है कि बेस है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता।